इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आप इलेक्ट्रॉन के घर तक जा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में होता है, किस सब शेल में होता है, कौन से ऑर्बिटल में होता है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है और किस स्पिन में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुँचते हैं। इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस हमें तब मालूम चलेगा जब हम क्वांटम नंबर्स के टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो, क्वांटम नंबर में हमें 4 टाइप के टोटल क्वांटम नंबर्स को पढ़ना है। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्वांटम नंबर्स हमको क्या बताता है। क्वांटम नंबर हमको बताता है, it tells us about the address of electron। ठीक है, अब क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल n का मतलब हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट टेल्स अस अबाउट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी देगा, और ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है और उस शेल का शेल नंबर क्या होगा। और अगर मान लो आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नॉलेज से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के बता सकते हो कि वो जो आपका एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस मेन एनर्जी लेवल में मौजूद है, किस शेल में मौजूद है, उसका शेल नंबर क्या होने वाला है। और अगर मान लो कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप पीरियड नंबर भी निकाल सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में आने वाला है। ठीक है, अब देखो, ये मेन एनर्जी लेवल, शेल और शेल नंबर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो ये एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, और इसके आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, जहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनको मेन एनर्जी लेवल कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो सबसे पास में है, ठीक है, इसको हम के शेल कहते हैं, फिर इसको एल, इसको एम और इसको एन, और इसके बाद भी शेल्स होते हैं, लेकिन ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ओ, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में फर्स्ट 4 शेल्स आने वाले हैं, तो हम इनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल होता है। तो इन शेल के करस्पॉन्डिंग, ये आपके क्या हो गए, शेल हो गए। इन शेल के करस्पॉन्डिंग जो शेल नंबर होता है वो देख लो। के शेल के लिए शेल नंबर होगा 1, एल के लिए होगा 2, एम के लिए होगा 3 और एन के लिए होगा 4। ठीक है, तो यही आपके जो है मेन एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन शेल्स के नाम क्या है, जो सबसे करीब है वो है के, और अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन में जो सबसे फारदेस्ट है वो है एन। ठीक है, तो इन शेल्स के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको शेल नंबर बता दिया है, के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। ठीक है, तो आपको मेन एनर्जी लेवल, शेल और शेल नंबर का मतलब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पीरियड का कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, और आपके ऐसे हॉरिजॉन्टली जो चलते हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल चलते हैं टॉप टू बॉटम, उनको अपन कहते हैं ग्रुप। ठीक है, तो हम ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं जिसको पीरियड कहते हैं। तो ये इसका बेसिक आइडिया हो गया। अब मान लो कोई एक एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, जिसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन को दी है मान लो 4s2। तो इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि एलिमेंट कौन से
पीरियड में लाई करेगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर 4s2 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो इसके पहले 1s2 लिखा जाएगा, 2s2 लिखा जाएगा, ऐसे करते करते अपन 4s2 तक आएंगे। तो जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ हो उसमें से आप देख लो कि सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है तो ये जो 4 है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, n=4। इसका मतलब ये है, ये जो एलिमेंट है, जो भी वो एलिमेंट है, मान लो x एलिमेंट है, वो हमारे पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है। अब मान लो हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो मैक्सिमम नंबर आपको दिख रहा है 3, यही हमारा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा n=3, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर हुआ है तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। देखो जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, उसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल l का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में मौजूद है, ठीक है। सो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। और साथ में ये आपको बता देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, ठीक है। तो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर किस सब शेल में मौजूद है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब ये देखो सब शेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था, इसके अराउंड हमारे शेल्स थे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते थे। अब ठीक है, इनके बीच में, शेल्स के बीच में आपके क्या होते हैं, सब शेल मौजूद होते हैं। समझ में आ गया। जैसे 2 के केस में होता है 2s 2p, 3 के केस में आपको 3s 3p 3d देखने के लिए मिलेगा, 4 के केस में आपको 4s 4p 4d और 4f देखने के लिए मिल सकता है। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स है s p d और f, इनको ही हम सबशेल कहते हैं। तो देख लो हमारे पास सबशेल कौन से हैं, हमारे पास जो सबशेल हैं वो है s p d और f, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। s के केस में ये 0 है, p के केस में 1 है, d के केस में 2 है और f के केस में 3 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप अगर ध्यान रख लोगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन यार ये देखो सब शेल के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है ना, इनको निकालने का भी एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जाननी है तो इसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले में रख के आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा, कुछ इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में बस आपके पास 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। तो ऐसे हमने एक रफ डायग्राम बनाया है पीरियोडिक टेबल का, जिससे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, इनमें बस s सबशेल ही होता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड के पास में 2s और 2p, हमारे पास s और p 2 सबशेल है। थर्ड पीरियड में हमारे पास 3 सबशेल होते हैं, s p और d, ठीक है। और फोर्थ पीरियड में अपने पास में 4 सबशेल होते हैं, s p d और f, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ समझानी चाहिए कि जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास एक ही सबशेल है और वो है s। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास में 2 सबशेल है, s और p। थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास में s भी है, p भी है और d भी है। फोर्थ पीरियड एलिमेंट के पास में 4s है, सॉरी p है, d है और f है, s p d f, ठीक है, 4 सबशेल होते हैं। अब देखो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कैसे l के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालेंगे, देखना ज़रा। तो हमारा जो फॉर्मूला था, l की वैल्यू रेंज करती है 0 से n-1 तक, ठीक है। मान लो मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट पीरियड एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, l इज़ इक्वल टू 0 से लेके n-1, n है मेरा 1, सो 1-1 विल बी 0। तो इसकी वैल्यू रेंज कर रही है 0 से 0, यानी कि l की एक ही वैल्यू पॉसिबल है जब हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड की बात जब अपन कर रहे हैं
तो एल की बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है ना, वो वैल्यू क्या है, ज़ीरो है अपने पास। तो देखो इसका मतलब ये है जो हमारे फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है उनकी एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ना उनके पास बस एस सब शेल ही होता है, बिकॉज उनमें एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है। ठीक है, और ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग जो सब शेल की वैल्यू आती है वो एस होती है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है इनके पास बस एक ही सब शेल होता है, वो होता है एस। अब देखो बात कर लेते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट की। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आएगा। अब देखो आपको पता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास में एस सबशेल होता है और पी सबशेल होता है, यानी कि जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आने वाली है एल की वैल्यू वो ज़ीरो आनी चाहिए और वन आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एस के करस्पॉन्डिंग एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो होगी और पी के करस्पॉन्डिंग एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वन होने वाली है। तो देखो यार फॉर्मूले में रख के लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके एन माइनस वन, एन हमारा टू है, तो ज़ीरो से वन, तो ज़ीरो से वन के बीच में जितने भी नंबर आते हैं लिख दो, ज़ीरो और वन ही आते हैं। ठीक है, एल अगर ज़ीरो है तो हमारा सबशेल होगा एस, एल वन है तो सबशेल होगा पी। देखो वेरीफाई हो गया ना कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है ज़ीरो और वन। इसका मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास में सबशेल आपके पास एस और पी होने वाले हैं। देखो मैंने बताया है यहाँ पे। अब देखो सिमिलरली इस तरह आप n इज इक्वल टू थ्री थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की अगर बात करो, ठीक है, तो इनकी जो l की वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके टू तक होने वाली है, यानी कि इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं आप लिख दो ज़ीरो वन और टू। देखो ये जो फॉर्मूला था ना l इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके n माइनस वन, जिसे हम यूज़ कर रहे थे एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ये हमें यही बताता है कि अगर कोई सा भी आपका शेल है, ठीक है, मान लो शेल नंबर आपका थ्री है, तो ज़ीरो से लेके इस थ्री से एक कम के रेंज में आपकी वैल्यू लाई करने वाली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आई थिंक आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख के जब इस रेंज को निकालोगे तो यहाँ पे आपका एज्यूमिथल क्वांटम नंबर थर्ड पीरियड के लिए आएगा ज़ीरो वन और टू, यानी कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनके पास में तीन सब शेल है और वो है एस, पी और डी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ, तो n इज इक्वल टू मुझे फोर रखना पड़ेगा और मुझे पता है l की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेकर के ना थ्री तक जाएगी, ये इसका रेंज होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास l की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, वन, टू और थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास सब शेल कौन से आने वाले हैं, एस, पी, डी और एफ। फॉर्मूले में रख के देखना चाहते हो, देख लो, l इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके n माइनस वन, एन हमारा यहाँ पे फोर है, तो ये ज़ीरो से लेके तीन, तो ज़ीरो से लेके तीन तक जितने भी नंबर आते हैं सब लिख दो, वन, ज़ीरो, वन, टू और थ्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। तो ये हमारा मतलब सबशेल का डिस्कशन हो गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अगर आपको कहीं पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, तो जो फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर एल मल्टीप्लाइड विद एल प्लस वन एच बार। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये जो आपका ऐसे मैंने लिखा हुआ है इस सिंबल में, इसको अपन कहते हैं एच कट। ठीक है, इसको एच कट कहा जाता है या फिर आप कह लो एच बार। इस एच कट या एच बार का जो मतलब होता है एच बाई टू पाई होता है। यहाँ पे जो एच है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। पाई आपको पता है 3.14 होने वाला है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को वापस से लिखूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर एल एल प्लस वन एच बाई टू पाई। तो इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी पता लगा सकते हैं दोस्तों। अब देख लो, अब अपन बात करते हैं ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं अपन, और वो है हमारा स्मॉल m, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको दो चीज़ों के बारे में बता देगा।
ये बताएगा कि किसी भी सब शेल के अंदर, ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। इंग्लिश में बोलूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। और ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन का घर है। समझ में आ गया दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बता देगा कि सब शेल के अंदर कितने हमारे पास ऑर्बिटल है। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सब शेल। दूसरी चीज़ आपको ये बताएगा इन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ORIEN, ओरिएंटेशन क्या होने वाला है। देखो यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, माफ़ करना, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास है, इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं रहे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे जायज़ है स्पेलिंग के मामलों में। तो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m से इसको डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं आपके पास में, ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये मान लो शेल है, ठीक है, ये आपका शेल है। शेल के अंदर होता है आपका सब शेल, ठीक है। सब शेल के अंदर आपके पास होते हैं ऑर्बिटल्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब शेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके वेरी कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके वेरी कर सकते हैं। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपको चीज़ मिलेगी, जो एंटिटी मिलेगी, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रॉन ना एक वेव है, एक प्रोबेबिलिटी वेव है, जिसको इस ऑर्बिटल के अंदर, अगर ये ऑर्बिटल एक डब्बा है तो इस डब्बे के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इस डब्बे के अंदर वो कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, यानी कि वो हर जगह मौजूद है, ये चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा था ना, इलेक्ट्रॉन का हम एड्रेस पता कर लेंगे। देखो पता भी कर लिया है, कौन से शहर में रहता है, कौन सी लोकेलिटी है, किस घर में रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब अपन एकदम जानने के बिल्कुल कगार पे हैं। अब देख लो, आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैसे निकालोगे, ठीक है। इसका मैं एकदम आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ, ज़रा देखो। जो हमारा S सबशेल है, ठीक है, S सबशेल मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, रुको, यहाँ पे लिख देता हूँ सबशेल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्बिटल का शेप, ठीक है, ऑर्बिटल का शेप। तो देखो, सबशेल अगर S की बात करें तो S सबशेल के पास बस एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऐसा। और एक ऑर्बिटल में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, S का स्फेरिकल होता है, SPHERICAL, ठीक है। सबशेल की बात करें अब, P सबशेल में आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ, ठीक है। इनका होता है डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर, ये होते हैं आपके डम्बल शेप्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स है, PX, PY और PZ, यानी कि ये 3 एक्सिस में मौजूद रहते हैं। ये X मान लो, ये Y मान लो, ठीक है, मान लो ये Z है, तो एक ऑर्बिटल आपका ऐसे होगा, एक आपका ऐसे होगा, एक आपका ऐसे होने वाला है, ठीक है। तीनों एक्सिस में आपके ऑर्बिटल मौजूद हैं। अब ये जो ये ऑर्बिटल है ना, इसमें कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, ठीक है, वेव के फॉर्म में मौजूद होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता सकते, लेकिन होगा इसी के अंदर ही, ठीक है। अब देखो, डी सबशेल की अगर अपन बात करें, डी सबशेल में आपको 5 ऑर्बिटल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इनमें से जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, DXY, DYZ, DZX, ठीक है। ये तीनों बिटवीन द एक्सिस देखने के लिए मिलेंगे, और बाकी के जो 2 हैं, DX² माइनस Y² और DZ², ये आपको ऑन द एक्सिस मिलेंगे, ऑन द एक्सिस, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे बिटवीन द एक्सिस, ये आपको एक्सिस के बीच में मिलने वाले हैं। तो देखो, इनका जो शेप है ना, इनका शेप होता है डबल डम्बल्ड, ठीक है, डबल DUMBELLED, इनका डबल डम्बल्ड शेप होता है। लेकिन ये जो DZ² है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, DZ² का शेप होता है डोनट लाइक, DOUGHNUT, जो भी स्पेलिंग है डोनट की, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके DZ² का। बाकी आपके डबल डम्बल्ड हैं तो कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब देख लो, DXY, YZ और ZX ये बिटवीन द एक्सिस मौजूद रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं मौजूद, ज़रा देखो,
ठीक है। डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई मान लो दो एक्सिस है, तो इस तरह से आपके डबल डम्बल्ड फॉर्म में डी एक्स वाई होगा। सेम इसी तरीके से डी क्या बोलते हैं, डी वाई जेड एक्सेस के बीच में आप ऐसे डबल डम्बल शेप बनाओगे तो ये डी वाई जेड कुछ इस तरह से मौजूद होता है। और लास्ट वाला है आपका जो एक्सिस में मौजूद है डी जेड एक्स, ये जेड ये एक्स, तो इनके बीच में आप डबल डम्बल शेप बना दो तो ये आपका डी जेड एक्स हो गया। ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये ऑन द एक्सिस मौजूद है, यानी कि अगर मैं बात करूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो एक एक्स एक्सिस होगी एक वाई एक्सिस होगी अपनी। ठीक है। और इन एक्सिस पे मौजूद है अपने पास में, ठीक है, इस तरह से। और आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है, मान लो ये जेड एक्सिस है, डी जेड स्क्वायर तो भाई आपका ऐसे डोनट शेप इस तरह से मौजूद होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत काम में आ जाएगी आपकी। और ये जो एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो इसको हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं वैसे एफ का शेप। आप पता नहीं मुझे, हायर सेगमेंट्स में आप शायद पढ़ो लेकिन जनरली नहीं पढ़ते हैं इसको। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ से मैंने देखो आपको क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन भी समझा दिया कि किस ओरिएंटेशन में होंगे। ठीक है। ये तो भाई स्फेरिकल होने वाला है, और पी वाला जो है आपका 3 एक्सिस में मौजूद रहता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। एक्सिस बना के मैंने आपको दिखा दिया है, शेप भी बता दिया, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा। और ये जो हमारा डबल डम्बल्ड स्ट्रक्चर है वो डी सबशेल का है। ठीक है। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये जो 3 है ये बिटवीन द एक्सिस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इनका ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस होता है। डी एक्स वाई की बात करूँ तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओगे और इनके बीच में आप डबल डम्बल शिफ्ट स्ट्रक्चर बना दोगे तो डी एक्स वाई आ जाएगा। सिमिलरली यही काम डी वाई जेड के साथ जब आप करोगे तब आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और डी जेड एक्स के साथ करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जो आपको ध्यान रखना है ये एक्सिस, ठीक है, और इनके बीच में ऑर्बिटल्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के केस में ध्यान ये रखना कि ये दोनों ऑन द एक्सिस मौजूद होते हैं, और जो डी जेड स्क्वायर है इसका डोनट लाइक शेप होता है। ठीक है। अब एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिसके हेल्प से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -L 0 + L। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज हो जाएगी आपकी। अब देखो सबशेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल मौजूद हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द सबशेल। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एज्यूमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है दोस्तों। ठीक है। और एज्यूमेथल क्वांटम नंबर आपके सबशेल को ही बता देता है। अब देख लो मैंने आपसे क्या बताया था, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल मौजूद है हमारा। ठीक है। तो एस सबशेल के करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपको 0 रखना पड़ेगा, तो ये m की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब m की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एस सबशेल की बात हो रही है। अब देखो पी सबशेल की अगर मैं बात करूँ, पी सबशेल के लिए आपका जो L है वो 1 होगा, यानी कि हमें क्या रखना पड़ेगा, -1 2 +1। ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखना, -1 0 +1, 3 नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि 1 2 3। तो पी सबशेल में अपने पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं, और वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और इसमें ध्यान ये रख लेना कि पी जेड के केस में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 0 आती है। ठीक है। और देखो डी सबशेल की बात अगर अपन करें तो डी सबशेल के केस में एल की वैल्यू होती है 2, यानी कि एम की वैल्यू आपकी -2 से लेकर के +2 तक जाएगी। तो इनके बीच में जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग दीज 2 आपको सब लिखने पड़ेंगे। तो -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। अब देखो कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। और जैसा कि मैंने आपको बताया था डी सबशेल में आपके पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। और ये जो 0 है m = 0, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 डी जेड स्क्वायर का होता है, जिसका शेप मैंने आपको बताया था कैसा होता है, डोनट लाइक होता है। कुछ इस तरह से आपको ये देखने के लिए मिलेगा।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो, अब हमारा आखिरी क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस से रिप्रेजेंट करा जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको अपन +½ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा होता है तो इसको अपन -½ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो, मैंने आपको बता तो दिया, जनरली ऐसा ही बोलते हैं, क्लॉकवाइज को +½ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को -½ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं कि यार क्लॉकवाइज तो हमेशा ही +½ होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा -½ होता है। तो देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता। क्लॉकवाइज की वैल्यू जो है आपकी -½ भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू आपकी +½ भी हो सकती है। लेकिन जनरली जब लिखते हैं तब क्लॉकवाइज को +½ लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -½ लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूलेज आपके लिए लेकर के आया हूँ और इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी शेल में, तो आप शेल जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल निकालना है, 2n स्क्वायर कर दो, यानी कि जिस शेल की बात हो रही है उसका स्क्वायर करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इनको याद करके मत जाओ यार, ठीक है। इनके भूलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इनको याद करके मत जाओ यार, क्योंकि इनको भूलने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। इससे बढ़िया आप कंसेप्ट पे फोकस करो। और कंसेप्ट देखो यार, एक जुगाड़ ही है ना अपने पास में। अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको पता ही होगा n=1 का मतलब एक और बार बता देता हूँ, ये पीरियड नंबर 1 की बात करता है। पीरियड नंबर 1 के पास में बस एक ही सबशेल होता है और वो होता है एस सबशेल। इसके करस्पॉन्डिंग एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। एस का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक है। और आपको पता है एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मौजूद हो सकता है जिनका स्पिन अपोजिट होता है एक दूसरे से। एक +½ होगा, दूसरा -½ होगा, ठीक है। n=2 की बात करूँ तो यानी कि सेकंड पीरियड की बात चल रही है। n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास में कौन से सबशेल होते हैं, s और p, यानी कि इनका जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो 0 होगा और 1 होगा। 0 s के लिए और p के लिए 1, ठीक है। इनका शेप डम्बल शेप्ड होता है। और देखो, जो सेकंड शेल है अपना, ठीक है, यानी कि सेकंड पीरियड, उसमें हमारे पास s भी है और p भी है। s में 1 ऑर्बिटल और p में आपके पास में 3 ऑर्बिटल। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास में टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास में, ठीक है। एक s का और 3 p के। यहाँ पे n=3 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका मतलब है मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास में आपके पास s सबशेल भी है, p सबशेल भी है, d सबशेल भी है, ठीक है। यानी कि इनका जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है वो आपका 0, 1 और 2 होगा, यानी कि वो 0 से लेके 2 तक के रेंज में आने वाला है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख लेना कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके कितने होंगे, s में 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के केस में आपके पास में 5 ऑर्बिटल। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 और 5, तो यहाँ पे टोटल 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ठीक है, थर्ड पीरियड में मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपको ऑर्बिटल्स का नंबर तो मालूम है कि भाई 9 ऑर्बिटल है टोटल। 5 हैं अपने पास किसके, डी के, 3 है अपने पास पी के और 1 है अपने पास एस का। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो अपने पास में क्या बोलते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट कर सकता है, वो ऑर्बिटल जितने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18, ठीक है। अब बात कर लेते हैं n=4 यानी कि फोर्थ पीरियड एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। देखो, जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है उनके पास में s सबशेल है, p सबशेल है, d सबशेल है और f सबशेल है, ठीक है। तो हमारा जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू रेंज करेगी 0 से लेकर 3 तक। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। देखो, जो बताना भूल गया था वो f के बारे में बताना भूल गया था। जो f है ना,
एफ सबशेल में अपने पास में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और इनके शेप बड़े कॉम्प्लेक्स है तो अपन इसको नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अब देख लो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके n इज इक्वल टू 4 में कितने हो जाएंगे, 7 एफ के, और इन तीनों का मिला के कितना था, 9 था, तो 9 + 7 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, वो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज अपने पास में 16 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है अलॉन्ग विद अपोजिट स्पिन, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। अगर एक का +½ है तो दूसरे का -½ होगा, एक का -½ है तो दूसरे का +½ होगा। हमेशा +½ को क्लॉकवाइज कहना गलत होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्लॉकवाइज, माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रख लेना। अब देखो भाई, समरी बता देता हूँ। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए ये लंबा हुआ है। देखो, क्वांटम नंबर्स क्या है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, और ये हमें आइडिया देते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, ठीक है, और पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ वो मौजूद है किसी भी एटम के अंदर। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द मेन एनर्जी लेवल, ठीक है, एज वेल एज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेल नंबर आपको बता देता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है तो ये आपको पीरियड नंबर भी बता देगा, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से मेन एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, K, L, M और यहाँ पे N, ठीक है, इनका नंबर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से होता है। उसके बाद में दूसरा अपन ने पढ़ा स्मॉल एल, जिसको अपन कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये सबशेल के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे है, देखो, एल की वैल्यू 0 से n-1 तक रेंज करती है, और ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी जानकारी देता है। √L, L+1 h कट, h कट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको h कट कह लो या h बार कह लो, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, h/2π, h मतलब 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड, यानी कि ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई आपका 3.14 होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा था, मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको देखो लिख के भी बताया, तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो और समझ सकते हो, मतलब मैं लास्ट में इसीलिए लाया था इन चीज़ को। देखो, अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है और उनकी ओरिएंटेशन बताएगा। और ये जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया, जो m की वैल्यू है वो रेंज करेगी -L से +L तक, ठीक है। और इनके हेल्प से जितने भी वैल्यूज़ आएंगे उनको गिन के आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। एस सब शेल में देखो, L की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू भी 0 होगी, एक ऑर्बिटल होता है, उसका स्फेरिकल शेप है। P सब शेल, L इज इक्वल टू 1, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ, तीनों अलग अलग एक्सिस में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया था ना, M की वैल्यू 0 किस में होगी, PZ में होगी, और ये जो तीनों हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 3 ऑर्बिटल्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो ये भी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। डी सबशेल की बात करूँ तो L की वैल्यू डी सबशेल में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन M की वैल्यू लगा लेंगे -2 से लेके +2 तक, ठीक है। और इनके बीच में टोटल अपने पास में 5 नंबर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे 5 है। मैंने देखो यहाँ पे बताया DXY, YZ, ZX, ठीक है, ये बिटवीन द एक्सिस मौजूद होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के भी आपको बताया है ना। और ध्यान रख लेना, इन तीनों को ना अपन T2G सेट भी बोलते हैं, T2G सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, T2G सेट, ठीक है। और ये जो dx² - y² और dz² है, ठीक है, ये आपके एक्सिस पे मौजूद होते हैं, और इसमें भी जो dz² होता है इसका डोनट लाइक शेप होता है, ठीक है। और बाकी सबका क्या शेप है, डबल शेप है। और ध्यान ये रखना, dz² का आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो 0 होता है, और dx² - y² dz², ठीक है, इसको अपन बोलते हैं EG सेट बोला जाता है, और इन तीनों को बोला जाता है क्या, T2G सेट। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार बता दिया है। अब F सबशेल में देखो L इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स अपने पास मौजूद है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, और इनका एंगुलर मोमेंटम भी बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी शेप को अपन जनरली स्टडी नहीं करते हैं। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर आपको स्पिन के बारे में बताएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो वैल्यू +½ -½ कुछ भी हो सकती है। अगर आपने -½ क्लॉकवाइज को कंसिडर करा है तो ध्यान रख लेना, एंटी क्लॉकवाइज को आपको +½ कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने क्लॉकवाइज को +½ कंसिडर करा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज को -½ कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो, बताना वीडियो कैसा लगा, और मैं मिलूँगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।